Please welcome the pride of Kashmir, India's own Oais Yaku! Next, I want belt. Let's go, belt. I want belt for India. India is waiting for my belt. Let's go. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है उवैस याकूब ने, जो कि एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है। अब इनकी बात करें तो इन्होंने अभी बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया का नाम रोशन किया है। Shooter strikes. India's own Oais Yaku! और इन्होंने बल्गेरिया में होने वाले फाइट में 4 मिनट के अंदर अपने ओपोनेंट को पहले ही राउंड में हराया। लकीली वी हैव द चैंपियन विद अस। प्लीज वेलकम उवैस याकूब। बहुत शुक्रिया उवैस हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। पहले द इंडिया मोमेंट के बारे में बात करेंगे। जब मैच आपने जीता, जूं ही आप उस केज से बाहर निकले और विक्ट्री हासिल हुई थी, तो वो जो 5 सेकंड थे उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरी जो फाइट थी, फाइट से पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और प्रेशर इतना ज़्यादा था क्योंकि सारे जो मेरे अपोनेंट का जो क्राउड था बहुत ज़्यादा था, मेरे सपोर्ट में वहाँ पे कोई नहीं था। प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और यहाँ से इंडियन एमएमए जो कम्युनिटी है, जो नई नई अभी बिल्ड हुई है, उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा और उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी मेरे ऊपर। तो उनने मुझ पे एक्सपेक्टेशन रखी थी बहुत ज़्यादा। तो उसका बहुत प्रेशर था कि आज मौका है कुछ दिखाने का, कुछ शो करने का लोगों को कि हाँ, इंडियन एमएमए भी, इंडियन फाइटर्स जो है वो कुछ कर सकते हैं। या उनके लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इंडियन फाइटर जो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उनको दिखाना था। इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे, उनको दिखाना था कि नहीं, कुछ तो है हम में कि जो हम कर सकते हैं। फिर उस चीज़ को शो करने का मौका आया था मुझे परसों। और जब वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई, सारा जो हमने किया, ड्रिल हुई, मतलब सब कुछ हुआ वो केज में, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वो सजदे शुक्र चीज़ें वो सारी निकली। और हम क्या मैंने अल्लाह का कि जो चीज़ भी हमने ड्रिल की थी, जो भी चीज़ हमने किया था, वो सब कुछ हुआ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से हम फोकस्ड है। अभी हम सेलिब्रेशन भी किए बाकी चीज़ें, लेकिन फिर से हम फोकस्ड है अपनी चीज़ पे क्योंकि हमारे गोल बहुत बड़े हैं। मुरन पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं आप, एक छोटी सी जगह कह सकते हैं इसको। तो क्या कभी ख्वाब देखा था कि एक ग्लोबल स्टेज पे आप जाएंगे और इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे? बहुत मुश्किल लग रहा था पहले, और पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे खेलूंगा। मुझे बस पैशन था एक चीज़ का ना कि मैं करूं इस फाइट को कैसे। तो मुझे वो था कि मैं कहीं ना कहीं से इस चीज़ को, जो हमारे अंदर फाइटिंग की एक स्पिरिट है, इसको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एक वे दूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले थे जो स्पोर्ट्स में होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स काउंसिल में जो है थांगता मार्शल आर्ट्स, कराटे और बाकी चीज़ें मैंने खेली थी, लेकिन मुझे उसमें फाइटिंग का फील नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ टच स्पोर्ट्स कर रहा हूँ जिसमें हम पूरी तरीके से मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है जो कि अच्छी है एक स्पोर्ट्स में होनी चाहिए इंजरी प्रिवेंशन के लिए, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग था करने का, जो मैं थोड़ा सा हट के करूं, थोड़ा सा ऐसा करूं कि जिसमें मैं मतलब देख सकूं कि मेरे अंदर कितने स्किल्स हैं। फिर मुझे पता चला एमएमए के बारे में, खबीब के बारे में, और मैंने इनकी फाइट देखना शुरू की। मुझे पहले लगता था कि ये बस एंटरटेनमेंट है। फिर जब मैंने लेकिन उन चीज़ों को देखा, किया, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा उस चीज़ में। और फिर मुझे नहीं पता था कि पहले क्योंकि पुलवामा के हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब खराब हुए हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था 16-17 में, मैंने एमएमए की तरफ स्विच किया था। उससे पहले मैं थांगता, कराटे, ताइक्वांडो और ये चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब मैंने स्विच किया एमएमए की तरफ, फिर मैंने चूज़ किया मैं इसको पूरा एज ए प्रोफेशनली मतलब फुली ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, इस चीज़ में मैं अटका हुआ था। तो फिर यहाँ से हालात ख़राब थे, इंटरनेट 6-6 महीने बंद रहता था। फिर लास्ट में फिर कोरोना हुआ, फिर इससे पहले भी बहुत सारे हालात ख़राब हुए। तो उस वजह से हमें वो नहीं हो रहा था कि मतलब हम उसको इंश्योर नहीं कर सकते थे कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहाँ से अर्न करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में अर्न करने के लिए वहाँ वैसे भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे कोई बिजनेस भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है। तो यहाँ से अगर मैं ये रिस्क लेता तो मुझे लगता था कि मतलब बहुत मुश्किल है फिर इसमें अर्न करना। लेकिन
हमेशा मेरा फेथ रहा इन चीज़ों पे। जब भी मुझे फेयर आता था, डाउट्स आते थे, मेरे अंदर एक फेथ भी होता है अंदर से कि नहीं, मैं उस फेयर को ओवरकम कर सकता हूँ इस फेथ से। तो बस उस फेथ के बिना पे मैं उस टाइम पे चला था, वही सहारा था मेरा। और अर्निंग के ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन मैंने किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2022 में प्रोफेशनल डेब्यू भी किया। उसके लिए एमेच्योर फाइट थी, एक रात को 5 फाइटें जीतनी थी, मैंने वो 5 फाइटें जीती। और फिर मेरा प्रोफेशनल डेब्यू भी हो गया और पैसे भी अर्न करना स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मतलब मुझे लगा कि अब पॉसिबल है, क्योंकि तब तक मुझे बस पता था कि बस फाइटिंग है। लेकिन फिर जब मैंने डीप गया, मुझे लगा कि ये तो पूरी दुनिया है जहाँ पे हम चीज़ें देख सकते हैं। बिल्कुल। ये जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि अक्सर हमारे जो पेरेंट्स वो कहते हैं क्या खेल रहे हो, फाइट ये वो मोस्टली पुश करते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। तो क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल, मतलब लोग तो इसको वही कहते हैं कि मतलब ये एक टाइम पास, लोग मतलब पेरेंट्स के लिए ये एक टाइम पास है, एक खेलना है, उनके लिए एक प्रोफेशन नहीं है मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स। उनके लिए बस डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से वो पैसे अर्न करना देख रहे हैं लोगों को, तो उनको बस यही है। लेकिन मैं इन चीज़ों को थोड़ा बदलना चाहता था। तो जैसे मैं सुबह भी एक से डिस्कस कर रहा था, वो था कि भाई आपने ऐसी कोई गेम लाइक रेसलिंग या कोई स्पोर्ट्स ऐसा क्यों नहीं ज्वाइन किया जहाँ से आपको जॉब मिल सके, जहाँ से चीज़ें मिल सके। मैंने कहा कि ठीक है, हमें जॉब मिलता उधर, लेकिन जो एमएमए के लोग देख रहे हैं अभी, सबसे ज़्यादा दुनिया में देखी जाने वाली जो गेम है वो एमएमए है फुटबॉल के बाद। और फुटबॉल के पहले, इससे पहले फुटबॉल था, लेकिन अब पहले नंबर पे एमएमए आ गया जब से व्हाइट हाउस में इसका कार्ड हुआ है। तो अब सबसे ज़्यादा दुनिया में देखी जाने वाली चीज़ एमएमए है। तो हम इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो एमएमए है वो पूरी दुनिया में खेला जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 56-57 कंट्रीज में खेला जाता है और उससे भी ज़्यादा। तो मुझे लगा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और जॉब्स को एक साइड छोड़ो, हम इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, हम इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने लिए कमा सकते हैं, हम इससे ज़्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो मैंने ये चूज़ किया। और पेरेंट्स का जब मैंने अचीव किया चीज़ों को, और पहले तो उनको भी डाउट था मेरी तरह ही कि क्या कर सकते, इसमें कर सकते कि नहीं कर सकते। और मैंने 2014 में यहाँ पे हमारे एक स्कूल है शाही हमदान, वहाँ पे बच्चों को भी सिखाने की वो की थी। जो मैं सीखता था उनको सिखाता था। मेरे घर वाले बोलते थे खुद तुमने किया नहीं, मतलब स्टडी करने कर रहे हो, ज़्यादा वो कर रहे हो, तो लोगों को भी इसी में लगा रहे हो, लोगों को भी इसी में मतलब तुम ज़ाया कर रहे हो उनकी चीज़ें ना, मतलब तो वो कुछ पढ़ते, वो कोई डॉक्टर बनते, लेकिन तुम उनकी एक तो हड्डियाँ भी तोड़ते हो और साथ साथ में उनका करियर भी खराब हो रहा है। तो उस चीज़ को मतलब, लेकिन घर वाले नहीं, आज भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं, कितना कुछ इवॉल्व हो गया है में, कितना कुछ मतलब आगे चली गई है दुनिया, और मतलब बाहर कितना सपोर्ट करते लोग। तो मतलब पहले नहीं करते थे, लेकिन अब जब अचीव किया है, अब जब सबको, अब मेरे वालिद का जब नाम लिया जाता है केज में कि अवैस याकूब, सब लाइक मोस्टली कमेंटेटर जो बोलते हैं वो याकूब बोलते हैं मुझे। तो मेरे नाम मतलब फादर के नाम से मुझे जाना जाता है। तो उनको भी अब ये फील हो रहा है कि नहीं, इन्हें अचीव किया है कुछ, तो इनको अब सपोर्ट करना तो मतलब ज़रूरी एक चीज़ हो गई। पहले नहीं करते थे, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा इस पे एक्शन लेके, इस पे कंटिन्यू काम करके अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घर वाले इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके कश्मीरी अटायर की, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे आपके वीडियोस। एक में तो आपने ट्रेडिशनल कराकुली भी पहनी थी, एक में आपने आई थिंक शॉल पहना था जिसपे सोजनी वर्क था। Like 40 hours here, and then we don't sleep for 2 days, and then we cut weight to 68 kg. Like first time for me, 68 kg, and cold and fever like last week and injury. हालांकि वो आपकी एक प्रोफेशनल स्पेस है, तो आप अपना वहाँ पे करियर बिल्ड करते हैं, तो क्यों कश्मीर को हर जगह लेके साथ चलते हैं, क्या बैक स्टोरी है? असल में यहाँ पे खास तौर पे जब मैं पहली एक यूरोपियन एक कंट्री में गया था, जहाँ पे मुझे पहली बार जाना था, और मेरे साथ कोई कश्मीरी नहीं था वहाँ पे, मेरे साथ कोई इंडियन कोई फाइटर या कोई लोग नहीं थे वहाँ पे, बस मेरा एक कोच था जो मेरे कॉर्नर के साथ था। तो मुझे ऐसा कुछ मतलब वो फील हो रहा था कि मैं अकेला हूँ वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं है। फिर मुझे साथ साथ में एक मशवरा आया कि मैंने कहा कि हम कश्मीर के कल्चर को, जो कश्मीर के हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके कल्चर को, जो उन्हें सदियों से वो उस पे थे, चल रहे थे, उसको थोड़ा सा अपने साथ देता हूँ, ताकि मुझे अपने साथ फील हो कि मेरे साथ कश्मीरी है, मेरे साथ लोग हैं, और मेरे साथ वो इमोशन जुड़े हुए हैं, जो कश्मीरी लोगों के इमोशन से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने अपने साथ ये काराकुली वगैरह, फिर मैंने एक वीडियो भी दिया था, मुझे बताओ कि मैं क्या लूँ साथ में। तो फिर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स यही है कि आप साथ में करें, काराकुली लो, ये लो वगैरह चीज़ों। मैंने समवार भी लिया था साथ में, समवार
लेकिन उसका मौका नहीं आया वहाँ पे Showcase दिखाने का। करने तो फिर मैंने वो साइड रखा, मैंने कहा कि दूसरी जगह पे कहीं पे दिखाते हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि कश्मीर कितना माना जाता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, कश्मीर कितना मेहमान नवाज है, मतलब इस हिसाब से मैं, क्योंकि कश्मीर को हमेशा पेश किया जाता है किसी न किसी गलत एंगल से लोगों के सामने। और जो यहाँ पे आते हैं, लगे यहाँ पे सिख आए, यहाँ पे यात्री आए, उनको देखा कि कितने कश्मीरियों ने होस्ट किया यहाँ पे और कैसे मोहब्बत से यहाँ पे रखा। उस चीज़ को मैं इंटरनेशनल स्टेज पे भी रिप्रेजेंट करना चाहता कि कश्मीरी ऐसे नहीं है, कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं। और कश्मीरियों का जो कल्चर है वो हया वाला है, कश्मीरियों का जो कल्चर है वो एक डिसिप्लिन वाला है। और हम भी मतलब आपके साथ लाइक आप मतलब यूरोपियन हो, आपको लगता है कि हम मॉडर्न है, हम भी मॉडर्न है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है। तो मैंने ये वाला जो अपना कल्चर है उसको मॉडर्न करके उनके सामने मतलब पेश किया कि हम भी, और उनको भी बहुत पसंद आया। मतलब कि उन सब ने मेरे साथ फोटोज़ वगैरह ली, उनको भी पसंद आया कि ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से मैंने कश्मीर के इमोशंस को वहाँ पे साथ लिया था। नाइस, वेरी नाइस। खबीब और इस्लाम की बात करेंगे। कश्मीर में लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो व्हाट इज़ दैट वन लर्निंग जो आपने उनसे सीखी या उन्होंने आपको बताई अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म, जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया? उनका ये रहता है कि अगर हमें ज़िंदगी अगर हमें कुछ करना है तो हमें फुली मतलब 100% इसमें देना पड़ेगा। हमें पार्ट टाइम इस चीज़ को नहीं करना है। जैसे अगर हम जिंदगी के किसी भी चीज़ में जा रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, अगर हमें पार्ट टाइम करना है वो या पार्ट टाइम ले रहे हैं वो चीज़ों को, तो उन्हें लगता है कि ये फजूल चीज़ होगी। मतलब अगर आपको जाना है उसमें तो आप 100% उसमें जाओ और अपना 100% उसमें दो। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। और उनका जो माइंड सेट है वॉरियर्स जैसा, तो उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। उनके साथ ट्रेन करने के बाद, उनके साथ मैंने ट्रेन किया, मुझे लगा कि टेक्निक्स जो मैंने सीखी थी, टेक्निक्स का ज़्यादा उस लेवल का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ी। टेक्निक्स तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी हुई थी, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में गया था ट्रेनिंग करने के लिए, टेक्निक्स पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, टेक्निक्स उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई। लेकिन जो मेरा माइंड सेट था, जैसे मेरे कोच जो मेंटर जो हावियर मेंडेस है, जो खबीब के कोच है, उनने जितना मुझे गाइड किया, उनने जिस तरीके से सोचने का मेरा वो अंदाज बदला, और खबीब ने भी, मैं एक चीज़ को एक हिसाब से सोचता था, उनने मेरा माइंड सेट बदल दिया। मैं उस चीज़ को दूसरे हिसाब से सोचने लगा। लाइक मेरा अपोनेंट होता था, मैं पहले बहुत कंफ्यूज रहता था कि मैं इस अपोनेंट के साथ कैसे फाइट करूं, कैसे इसके साथ वो करूं, कैसे करूं। उनके मेरे पास स्किल्स होते थे, लेकिन मेरा एड्रेनल डंप हो जाता था, मेरा कार्टिसोल लेवल बहुत ऊपर चला जाता था, और मतलब अजीब सी कुछ बेकरारी टाइप की हो जाती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि अपने अपोनेंट को देखो, ठीक है, रिलैक्स करो, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, आप अपने एक्शंस करो, आप अपने डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग करो, उसके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो अल्लाह के हाथ में है। तो उन्होंने हमें सिखाया कि सरेंडर कैसे करना है। जैसे कि मैंने इस फाइट में किया, मैंने अपनी ट्रेनिंग की, क्राउड सारा हमारे खिलाफ था, लेकिन मैंने सरेंडर किया। मैंने कहा अल्लाह, मैंने अपना जो है वो काम किया, मैंने अपने सारे ड्रिल्स, अपने 3 महीने का ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, अपने गेम प्लान किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब तक मेरे हाथ नहीं खुलेंगे, मेरा कुछ नहीं खुलेगा। तो फिर मैंने वो सब कुछ सरेंडर किया। मैंने कहा कि जो मैंने किया अब आपके हाथ में, मैं चला गया और मैं बिल्कुल रिलैक्स था। मेरा अपोनेंट अपने क्राउड के बीच में भी, अपने सब मतलब जो उनके होम टाउन के बीच में, वो प्रेशर में आ गया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे अंदर कोई प्रेशर नहीं, ये प्रेशर मुझे कर रहा है, ये आगे आ रहा है फाइट करने के लिए। उसको लगा था कि ये डरेगा, पीछे जाएगा, लेकिन मैं जब आगे प्रेशर करने लगा तो फिर कुल गेम ही चेंज हो गई। तो मुझे लगता है कि माइंड सेट सबसे ज़्यादा जो मुझे खबीब की टीम से लगा वो है कि माइंड सेट मेरा चेंज हो गया और सोचने का तरीका चेंज हो गया। नाइस। आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप कश्मीर आए, हालांकि मैंने कई वीडियोस देखे जहाँ पे लोग माला डाल रहे थे, आपको बुके प्रेजेंट कर रहे थे, तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस था और गवर्नमेंट का किस तरह का रिस्पांस है, स्पेशली स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से? लोगों का तो बहुत ओवरवेलमिंग था। लाइक लोगों का, मैं दिल्ली पहुंचा, पहले वहाँ पे लोग आए, उनने पता नहीं कहाँ से उनको पता था कि मैं कब लैंड होने वाला हूँ। मुझे लगता है कि दिन भर वहीं पे थे, वहाँ पे मुझे रिसीव किया, मुझे जामा मस्जिद साइड से ले गए, वहाँ पे मेरे जानने वाले बहुत ज़्यादा है। हमारे मीटअप स्टार्ट हो गए सुबह 4 बजे, दिन को सारे लगभग हमने 6 से 7 मीटअप्स किए अलग अलग डिफरेंट जगहों पे। फिर शाम को हमने स्टार्ट किया और रात तक, सुबह 3 बजे तक हमारे मीटअप्स खत्म हुए। तो इतना ज़्यादा हमने
वहाँ पे मीटअप्स के लोगों से मिले और लोग बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अलग चीज़ थी, एक्सपीरियंस थी कि मतलब लोग इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, लोग इतना भी हमें हमारे मतलब इस प्रोफेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात थी, एक पॉजिटिव वो चीज़ थी कि जिससे मुझे और मोटिवेशन मिली कि हाँ देखो लोग इतने खुश हो रहे, तो अब मैं खाली अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो पूरी इंडिया के लिए कर रहा हूँ मैं। उनकी मुझे हैदराबाद से, बेंगलोर से, तमिलनाडु से फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ पे आ जाओ प्लीज़, हम भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी फैमिली है, मुझे फैमिली के बाद जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ इस वक्त नहीं, हम नेक्स्ट कभी जब भी हम तमिलनाडु या जब भी हम आपके इलाके में आएंगे आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, हम मिलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं नहीं आ पाऊँगा। तो पूरी इंडिया परसों, और मैंने देखा मुझे कुछ लड़कों ने वीडियो सेंड के, कुछ बुजुर्ग लोग जो शाम को सड़क पे बैठ के मेरे वीडियोस और मेरे फाइट देख रहे थे। तो और ब्रेव का आज तक का 200 मिलियन व्यूज़ जो इंडिया से आई उनको इस फाइट की, तो मतलब मेरे लिए बहुत अलग था। उनने रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस व्यूवरशिप से, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अलग एक्सपीरियंस थी। और हाँ कुछ चीज़ें थी जिनने मुझे थोड़ा सा हर्ट भी किया, लाइक कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो है उनने ट्वीट नहीं किए, उनने हमें अप्रिसिएशन नहीं की, वो बहुत बिजी थे अपने कामों में। कम से कम वो मतलब ट्वीट कर सकते थे, अगर वो हमें सामने कुछ अप्रिसिएशन नहीं दे सकते थे या फेलिसिटेट नहीं कर सकते थे, कम से कम वो ट्वीट कर सकते थे कि हाँ आपने हमें क्या बोलते हैं इसको, हमारे इंडिया का नाम ऊपर रखा, ऊंचा रखा, आपने फ्लैग को वहाँ पे लहराया, या आपने कश्मीरी बच्चों के लिए एक अलग एक डायरेक्शन दी, या कुछ चीज़ें कुछ भी कह सकते थे। वो अच्छे वर्ड्स जो एक एथलीट को, जो एक फाइटर को इंस्पायर करते हैं। मैं परसों आईजी साहब से मिला था, वहाँ पे आईजी साहब मिले थे एयरपोर्ट में, तो उनकी बातों ने थोड़ा सा मुझे बहुत मतलब मुझे लगा कि वो सच में एक मतलब उस लेवल के है बंदे जिन्हें मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया इस लेवल पे कि उनने मुझे ऐसी चीज़ें बोली, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, विजुअलाइजेशन क्या होती है, जो चीज़ें मैंने बड़े कोच से सुनी थी रशिया में जाके, और वो मुझे यहाँ पे बोल रहे। मैंने कहा कि सर आप कोई लोकल बंदे नहीं हुए, मुझे लगता है कि आप एथलीट हो। उन्होंने कहा हाँ मैं एथलीट हूँ। मैंने कहा कि तभी आप मेरी एनर्जी को समझ पा रहे हो, तभी आप क्या है मेरे अंदर फीलिंग, मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, एथलीट क्या सेक्रीफाइस करता है, कितना स्ट्रगल करता है, वो वही समझ सकता है जिसने खुद कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ सीख खेला होगा उन चीज़ों के बारे में। तो मुझे ये लगा कि मतलब ज़्यादा उस लेवल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये है कि लोग कहते हैं कि ये एमएमए जो है ये स्पोर्ट्स काउंसिल में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो शायद इसलिए। मैंने कहा कि यहाँ पे तो सिंगर्स भी होते हैं, यहाँ पे तो इतने ज़्यादा डांसर्स भी होते हैं, इतने ज़्यादा एक्टर हैं यहाँ पे, वो तो कोई स्पोर्ट्स काउंसिल में कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन उनको तो इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। अब और परसों मैंने देखा था किसी ने कहा था कि बाकी फाइटर्स को भी नहीं मिल रहा है। मैं कहा उनको भी अप्रिशिएट करो, मुझे भी अप्रिशिएट करो। अगर किसी ने भी इंडिया के लिए कुछ भी किया है, आप अगर मतलब ये देख के कर रहे हो कि हाँ ये कश्मीर का है, पुलवामा का है या छोटे से गांव का है, इसको नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, और मेन सिटी का या मेन दिल्ली का या मेन कहीं का कोई बंदा है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो इसलिए कि इससे हमें फ़ायदा है, तो मुझे लगता है कि इससे जो मेरे यहाँ पे बहुत सारे, आपको ये पता है कि कश्मीर में हम पहले जाते थे कश्मीर से बाहर ट्रेनिंग के लिए, और हमें बहुत खर्चा होता था, यहाँ से लोग जाते थे बाहर ट्रेनिंग के लिए। आज हमारी एकेडमी में हर एक स्टेट से हमारे पास लड़के हैं जो हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं कश्मीर में। इससे ज़्यादा और बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि लोग वहाँ से आके, उनके हमारे पास दुबई और यूके से भी यहाँ पे लड़के थे जो यहाँ पे ट्रेन करने आते पुलवामा में, और हमारी छोटी सी एकेडमी है। इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है हमारे लिए, और इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन क्या मिल सकती है लोगों को कि हाँ लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब वो देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको उनको कौन सी इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको कौन सी मोटिवेशन मिलेगी अंदर से कि हम भी वही करेंगे। उनको लगेगा कि हम कोई और काम करेंगे जो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब तो मेरा सोशल मीडिया जो था, मैं पहले ही उस पर काम कर रहा था, मुझे लोग पहले से जानते थे, तो तब मेरी फाइट थोड़ी सी सबको पता थी कि हाँ ये है। लेकिन जो लोग हैं, जो लड़के मेरे पास आते थे, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर उनको कोई नहीं जानता तो वो कितने भी क्या भी करे, कितने टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए थोड़ी सी डिमोटिवेशन टाइप की है, मेरे लिए भी है, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने ज़्यादा लोग हैं जो मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था कि उस हिसाब से होगा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए ज़्यादा सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स है, बहुत सारे फेडरेशन है जो मुझे अभी बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ करो। हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन कम से कम जो स्टूडेंट्स है, जो मेरे अपने लड़के हैं, जो अभी इनिशियल स्टेज है जिनका, जो भी एमेच्योर करियर में है, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं,
उनको लगना चाहिए कम से कम कि हाँ इसको अप्रिसिएशन मिली, अगर हम कल को ये चीज़ करेंगे तो हमें भी मिलेगी। जो यहाँ पे ड्रग्स कर रहे हैं, अगर उनको लगे कि देखो इसने किया, ये कर रहा है, या जो डिफरेंट चीज़ों में कामों में है, गंदे कामों में है, उनको लगेगा कि इसने ऐसी चीज़ की, इसने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इसको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हम भी अगर कुछ करेंगे हमें भी मिलेगा। तो उनके अंदर एक हो सकता है कि बहुत सारे ने मुझे मैसेज की, कहा कि सर हमारे अंदर एक गोल आया, परसों से हमने एक गोल सेट किया, हमने कहा कि हम भी अब कुछ करेंगे। उनके अंदर एक एनर्जी आई उस फाइट को देख के। तो हो सकता था कि मतलब इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लोगों का भी बहुत अच्छा लगा, जिसने भी सपोर्ट किया सबका अच्छा लगा कि मतलब उस लेवल का सपोर्ट मिला। और मतलब कोई तो मतलब हम किसी को कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस है कि सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सपोर्ट मिला तो बहुत खुश है। जब आपकी पहली डिफीट हुई तो क्या आपको वो वक्त याद है? क्या गलती हुई थी, उससे आपने क्या सीखा? क्या उससे आपने एक ईगो डेवलप किया या एक एंगर था आपके बिल्कुल अंदर? उस टाइम पे जब मैंने फाइट की थी, मुझे पता था कि मैं उससे अच्छा फाइटर हूँ, मैं था भी और मैं उससे अच्छा फाइटर हूँ भी, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये पता था कि शायद मैं अपने पीक पे पहुँच गया, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर वो आ गया था कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ है। तो उससे ये हुआ कि मेरे अंदर एक शायद मेरे अंदर एक ईगो आ चुका था कि मैं खतरनाक हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं गया था, मैं दागिस्तान नहीं गया था, मैं कहीं भी नहीं गया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कश्मीर में मैं डोमिनेशन दिखा रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। तो फिर जब मैंने फाइट की, मैं दो राउंड जीत रहा था, लेकिन तीसरे राउंड में मैंने अपने नेक को खुद ही मैंने नेक को डाउन किया और मुझे चोक किया। तब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता था इसको डिफेंड, या की चीज़ें कर सकता था, लेकिन मतलब बहुत ही फास्ट मिनी सेकंड में चीज़ें मतलब चेंज हो जाती है, जिसका मुझे मतलब जो मुझे ट्रेन करनी चाहिए, जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। और उस फेलियर से मैं निकला, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग थी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे वो चीज़ लॉस उस टाइम पे नहीं मिलती मुझे, मैं दागिस्तान नहीं जाता। उसके बाद ही जब मैंने वो पहली लॉस हुई है, उसके बाद ही मैं दागिस्तान गया और इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की कि मतलब मैंने पीछे फिर देखा ही नहीं, कि जो हुआ रीसेट। और हमारा फाइट में भी होता है, जब हम फाइट करते किसी के साथ, मुझे लगता है कि मुझे पंच आया, कुछ हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं कहता हूँ रीसेट, फिर से स्टार्ट करो। कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं रीसेट करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। सेम हुआ मेरी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी होता है, रीसेट, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से रिजल्ट्स भी आए। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा उस चीज़ में ना, तो उससे बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा हुआ। फिर दागिस्तान में जाके वहाँ का जो कल्चर वो यहाँ से मिलता जुलता है बहुत ज़्यादा, वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ का खाना पीना, सब कुछ यहाँ से दागिस्तान और कश्मीर का बहुत ऑलमोस्ट 90% सेम ही है। वहाँ के लोग भी बहुत मतलब मेहमान नवाज है यहाँ की तरह, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सैटरडे मुझे एक फाइटर अपने साथ घर लेता था, चलो हमारे साथ आ जाओ, हम खाना खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और बहुत अच्छा है वहाँ पे कल्चर। तो फिर वहाँ से मुझे अच्छी एनर्जीज मिलती है, एनर्जीज जब अच्छी मिलती है तो उनके साथ ट्रेन करने में मज़ा आता है। तो मैंने ग्रो किया, तो फिर तब से अल्हम्दुलिल्लाह 6 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे हूँ मैं अभी, और लगातार मैंने लास्ट को जो 4 फाइट्स है वो मैंने फिनिश भी किए, और अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दिन ब दिन। लेकिन मुझे पता है कि मुझे काम करना है और मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, जो मैंने किया मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन यही है कि मुझे काम करना है अपने स्किल्स पे, और मैं दुनिया के सबसे बेस्ट टीम के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, टीम खबीब के साथ। और मेरा जो मेंटोर है हावेर मेंडेस, वो सबसे बेस्ट मेंटोर है अभी एमएमए की फील्ड में, क्योंकि उन्हें हबीब जैसे, उन्हें इस्लाम अखाचो जैसे, उसने उस्मान जैसे, उमर जैसे, और जितने भी अमेरिकन जो बड़े टॉप फाइटर्स हैं, डीसी, डेनियल कॉर्मियर वगैरह जैसे, उनको मतलब चैंपियन बनाया है अपनी गाइडेंस से। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अच्छी टीम में हूँ, अच्छे हाथों में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जैसे मैं चाहता हूँ, जब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, तो वो भी हो जाता है। तो अगर आपके साथ अल्लाह भी है, अच्छी टीम भी है, सबसे बेस्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि और नहीं चाहिए। डेलियन जो है वो एक अच्छे फाइटर माने जाते हैं, तो जब आपको उनके साथ उस केज में उतरना था, फाइट शुरू होने वाली थी, तो क्या आप एंग्शियस फील कर रहे थे? बिकॉज वो काफ़ी अच्छे फाइटर माने जाते हैं। जी बिल्कुल, आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज जो लोग भी कहते थे मेरे लिए था, और था भी, क्योंकि वो 2 टाइम्स IMF वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। इंडिया में कोई IMF चैंपियन नहीं है, आप इससे लेवल का पता चल सकता है। और IMF का जो चैंपियन होता है वो बहुत बड़ी बात होती है एमेच्योर में, और यूरोपियन चैंपियन भी वो रह चुका है। तो बहुत ही मतलब अच्छा फाइटर था वो, उसके रिएक्शन, उसके पंच,
और कंप्लीट फाइटर भी था। वो बॉक्सिंग भी अच्छा करता था, वो रेसलिंग भी जानता था, उसका ग्राउंड गेम भी बहुत अच्छा था। तो मैंने अपने हिसाब से एक प्लान बनाया था, जो उसके लो पोल्स वगैरह थे उस पर मैंने काम किया था कि इसकी वीकनेस कहाँ पे, उसमें काउंटर करूँगा। लेकिन जब मैं केज की तरफ चल रहा था उसी टाइम पे जो मैंने आपको बोला, मैंने सरेंडर किया, मतलब गॉड की तरफ। मैंने कहा कि जो मैंने किया है, जितने भी मैंने ट्रेनिंग की है, वो मेरे तक था, अब मेरे तक कुछ नहीं है। अब मैं केज में जाऊंगा, क्योंकि केज में जाते ही बहुत सारों का वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। वहाँ पे फाइट फ्लाइट मोड होता है, कोई फाइट मोड में होता है और कोई फ्लाइट मोड में होता है। अगर कोई फ्लाइट मोड में चला गया, वो फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, वो मेंटली कितना भी स्ट्रांग हो, वो कैसा भी कितने भी स्किल्ड हो, लेकिन जब वो फ्लाइट मोड में चला जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो वो मेरे हाथ में नहीं था, मैंने वो सब कुछ मांगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब केज में जब मैं आया, मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मैंने कहा कि देखा जाएगा, जो रिजल्ट्स होंगे मैं अपना 100% दूंगा। तो आज भी जो कमेंटेटर्स थे, जो ब्रेव थी, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत ही काम थे, बहुत ज़्यादा काम था। और फिर जब फिनिश करने का मौका आया तो फिनिश भी हमने बहुत फास्ट किया, क्योंकि वो एक आपको एक मोमेंट मिलती है, एक बहुत ही छोटी मोमेंट मिलती है एक फाइट में, जिसमें आप फिनिश करना ही करना है। और उसके लिए मैंने उसी इंटेंशंस के साथ ट्रेन किया था कि मैं लाइट ड्रेस भी कर रहा था, लेकिन मैं इंटेंशंस के साथ पूरे ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन कर रहा था कि जब मुझे मौका आएगा मैं उसी टाइम पे फिनिश करूंगा फाइट। एक वीडियो क्लिप आपका वायरल हो गया जिसमें आप बहुत ही एग्रेसिवली पम्प्ड अप चार्ज कह रहे हैं, आई वांट बेल्ट फॉर इंडिया। Next, I want belt. Let's go belt. I want belt for India. India is waiting for my belt. Let's go. उस मोमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। वही जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन एमएमए की, इंडियन कम्युनिटी की, और यहाँ पे कोई चैंपियन नहीं रहा है अभी ग्लोबल किसी फेडरेशन में पूरे इंडिया में। यूएफसी में एक दो ने ट्राई की थी, उनका मतलब लक अच्छा नहीं रहा। वो अच्छे फाइटर है, लेकिन उनका वो अनफॉर्चुनेटली मतलब वो हुआ कि मतलब कि वो पहले राउंड में नॉकआउट हो गए, या कुछ ऐसा हुआ जिससे इंडियन एमएमए की जो कम्युनिटी थी, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो एकदम से नीचे आ गई। और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे कि आप कुछ ना कुछ करो। तो जब इस फाइट के बाद या इससे पहले वो कह रहे थे कि इस फाइट को हम ख़त्म करेंगे, तब आपको टाइटल फाइट के लिए बुलाया जाएगा या किसी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया जाएगा, तो हम इंडियन एमएमए को देखेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ पे गया, ब्रेव में गया, वहाँ पे बहुत बड़े फाइटर भी हैं, और हमद चिमाया जैसे बड़े फाइटर और इलिया टपोरिया जैसा बड़ा फाइटर ब्रेव से निकला है। तो जब आप तो ब्रेव को वो फॉलो भी करते हैं। अगर ब्रेव में मैं इंडियन फ्लैग के साथ वहाँ पे जाता हूँ और 4 मिनट में फाइट को ख़त्म करता हूँ और फिर इंडियन फ्लैग को लहराता हूँ वहाँ पे, तो वो देखेंगे कि ये इंडियन फाइटर कौन है जो हर एक फाइट को पहले राउंड में फिनिश कर रहा है। इससे पहली फाइट थी वो 85 सेकंड में फिनिश हुई, उससे पहले फाइट थी जो मैंने 30 सेकंड में फिनिश की। तो उनको लगेगा कि मतलब कहाँ से इंडियन फाइटर इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, इतना इंडियन कम्युनिटी ग्रो हो गई है कि जहाँ से इतने फाइटर अच्छे मिल रहे हैं जो कि फिनिश कर रहे हैं फाइट्स को। तो यही इंडियन एमएमए कम्युनिटी चाहती भी है कि हमें ऐसे ये मिले, ऐसे फाइटर मिले जो कि फाइट्स को ख़त्म करे, जो कि हमारा नाम रोशन करे। इसलिए इंडियन एमएमए का मतलब सबसे बड़ा होप भी हूँ मैं इस वक्त, कि वो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू ग्रो करूँ, कंटिन्यू चीज़ों को इसी तरीके से फिनिश करूँ और इंडिया का नाम बहुत आगे लूँ। और कश्मीर का आपको बताइए कि कश्मीरी लोग इस पर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि कश्मीर को आप मतलब इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में तो हर एक स्टेट में कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर ही रहता, लेकिन कश्मीर का मामला थोड़ा अलग था और पुलवामा का मामला थोड़ा अलग था। तो अगर पुलवामा की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कश्मीर की हो रही है, इंडिया की हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल। तो अभी क्या गोल है, यूएफसी या कुछ और? मतलब जो भी मुझे अपग्रेड करे, लाइक मेरा ये नहीं है कि मैं यूएफसी जाऊंगा या चैंपियन बनूंगा या टाइटल फाइट, जो भी मेरा लाइक मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मैं हमेशा ऊपर 1 स्टेप अप जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं कोई उसमें भी नहीं हूँ कि हम एकदम से ऊपर जाना चाहते हैं, ये भी नहीं है। मतलब अगर मेरे जो कोच है हावेर, जो उनके साथ मुझे परसों वीडियो कॉल हुई, उनने मुझे कहा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स मेरे लिए सेट किए कि हम अमेरिका में भी ट्रेनिंग कैंप्स करेंगे, हम दागिस्तान में फिर से जाएंगे, खबीब के पास ट्रेनिंग करेंगे। और उनने कहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे, लोग कितने भी एक्सपेक्ट करें कि आप कितना भी ऊपर जाओ, लेकिन हमें खुद स्मार्टली ट्रेन करना पड़ेगा और स्मार्टली फाइट भी करनी पड़ेगी। हम एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ताकि हम जब एक मोमेंटम लाइक हमने फाइट को ख़त्म किया और एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहे थे, लेकिन इस फाइट के बाद में सेकंड रैंक पे आ गया। और जो फर्स्ट रैंक पे वो अभी चैंपियन है, उसने 24 प्रो फाइट्स की है और मैंने अभी 6-7 फाइट की है, 7 फाइटें की है। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स मेरे से ज़्यादा है। और उसका जो
उसकी जो एज है वो 34-35 है, उसकी वो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, उसने ट्रेनिंग भी बहुत सारे कैंप्स में की है। तो इसको हम देखेंगे, स्मार्टली एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे कैसा है वो अपोनेंट। हमें चाहिए कि उससे पहले 1-2 फाइटें करे या एक फाइट करे, उसके बाद टाइटल के लिए जाए, या पहले ही टाइटल जा सकते हो सकता है कि उनको हमें लगे कि उसकी यहाँ पे वीकनेस है, हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कोच और मैं और टीम खबीब पूरी। तो उसको रिव्यू करके इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या करेंगे। लेकिन जो भी होगा, हम 1 स्टेप अप जाना चाहते हैं, हमेशा एक एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, हमेशा इसी पे काम कर रहे हैं। और हम अपनी ट्रेनिंग फाइट से ज़्यादा अपने ट्रेनिंग कैंप्स पे फोकस करते हैं। जो लोग हैं वो फर्स्ट फाइट का एक दिन देखते हैं, लेकिन जो फाइटर है, जो एथलीट्स है, वो क्या करते हैं इन दिनों में और कैसे प्रिपेयर करते हैं फाइट्स के लिए। लाइक मैं इन 3 महीनों, मुझे पता है कि मेरी शोल्डर इंजरी हुई थी, मेरा एंकल में इंजरी हुई थी, मेरा वेट कट बहुत हार्ड था। वेट कट मेरा 68 पहली बार था, 68 को कट करना था, और मेरा फीवर हो गया। लास्ट वीक में मेरा फीवर था, मुझे एंटीबायोटिक्स लेने पड़े, मुझे क्रोसिन खाना पड़ा, मैंने जहाँ से दवाई ली थी साथ में, और मेरी बॉडी एक हो रहा था फीवर की वजह से, मुझे मालिश करनी पड़ी, वहाँ से वेट कट करना था। और वेट कट मैंने दौड़ के किया, इन्हें ट्रेडमिल पे चढ़ के, सोना में जाके, डिहाइड्रेशन 36 आवर्स की डिहाइड्रेशन, 36 आवर्स का नो फूड नो वाटर, कुछ भी नहीं, और वहाँ से फीवर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन इन चीज़ों को मैं लोगों के सामने बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ माना जाएगा। लोग इसको एक्सक्यूज़ बोलेंगे कि देखो अब ये फाइट के बारे में, फाइट के टाइम पे ये बहाने बोल रहा है, अब तक अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मतलब फाइटर की ज़िंदगी ऐसी है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा कुछ। तो ये फाइटर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस एंजॉय करने के लिए हमारे पास वही 2-3 दिन है जो हमने लास्ट की। मैंने कल से ट्रेनिंग स्टार्ट की, आज हम पूरा पसीना पसीना थे, एक बजे से अभी तक हम कंटिन्यू ट्रेनिंग में थे। और अब फिर से हमारा ACBJJ में फिर से एक फ़ाइट आ रही है, जहाँ पे ज़बीत, जहाँ पे बिलाल मोहम्मद, जहाँ पे अरमान जैसे फाइटर्स फाइट कर रहे हैं, वो UFC लेवल के फाइटर है। और उसी गार्ड में मैं एक इंडियन फाइटर भी फाइट कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे तुर्की में। तो हम एक और फाइट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन बहुत 3 दिनों की होती है, और उन 3 दिनों में हम खाते उसी तरीके से है कि हम ज़्यादा इनडिसिप्लिन ना हो, ताकि हमारा वेट फिर से ऊपर चला जाए और फिर से हमें फिर करना। क्या एवरेज वेट, क्या स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करना होता है? मैं लाइट वेट में फाइट करता हूँ 70 kg, लेकिन अभी मैं नीचे जा रहा था 66 kg में फाइट कर रहा हूँ अभी। और स्ट्रिक्ट डाइट होती है? हाँ, मतलब स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन वो होती है जो हम एंजॉय कर सके। क्योंकि कोई भी ऐसा फाइटर या कोई भी ऐसा नॉर्मल जो लोग हैं, उनको ऐसा अपना डाइट नहीं बनाना चाहिए जिससे उनके हार्मोन वो अच्छे रिस्पॉन्स ना करे। क्योंकि अगर वो लाइक अपने ड्रिंक्स को, अपने पिज़्ज़ा को, अपने बर्गर को, जिसको लाइक करते हैं, उसको कंप्लीटली स्किप करे, तो उनके हार्मोन्स अच्छे नहीं रहते। अगर वो फैट को पूरा हटा दे, उनके हार्मोन्स अच्छे नहीं रहते। तो हमारा क्या होता है कि हम कैलोरी डेफिशिएंट पे चलते हैं, हम प्रोटीन अच्छा रखते हैं, लेकिन हम वीक में कभी चीट भी कर लेते हैं। वीक में कभी हम पिज़्ज़ा की स्लाइस या कुछ भी ऐसा कुछ खा लिया जिससे हमारे हार्मोन्स को खुशी मिली, उसको लगा कि हाँ, हमें सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, मैं इसके साथ दही के साथ प्रोटीन स्कूप ऐड करके और मैंगो ऐड करके मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम बना देता हूँ और एंजॉय करता हूँ। 60 ग्राम प्रोटीन भी मिल गया, एंजॉय किया, और कोई कैलोरी भी नहीं हो ज़्यादा उसमें। तो उस हिसाब से मैं लाइफस्टाइल के साथ वो जी रहा हूँ। तो लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ता है और उसको एंजॉय करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरे पास आपके लिए एक लाइन है जो आप कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट टाइम आई एंटर दैट केज, आई एम नॉट कमिंग बैक विदाउट द बेल्ट मे बी। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने वही सोचा था। ओके, एक छोटा सा रैपिड फायर है, खबीब और इस्लाम? खबीब। ओके, स्ट्राइकिंग या रेसलिंग? बोथ। अभी स्ट्राइकिंग भी अच्छी हो रही है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे रेसलिंग। मेरा बैकग्राउंड जो है वो रेसलिंग नहीं है। लाइक लोग मुझे रेसलर समझते हैं, पूरा प्रॉपर रेसलर, लेकिन मैंने कराटे भी स्टार्ट किया था, तो फिर किक बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। लेकिन फिर मैं इतना चला गया रेसलिंग और ग्रैपलिंग में, लोग मुझे रेसलर समझने लगे, और मेरा प्रेशर और कश्मीरियों की पावर बहुत अलग है, तो उससे मुझे लोग समझने लगे कि ये ग्रैपलर है, ये रेसलर है। लेकिन मेरी जो बेस है वो स्ट्राइकिंग है, तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्राइकर भी अच्छा हूँ। और इस फाइट में मैंने शो किया कि मैंने रेसलिंग नहीं की, मैंने स्ट्राइकिंग से उसको खत्म किया। ओके, कश्मीर या दागिस्तान? कश्मीर, ऑफ कोर्स। ओके, फेरन और फाइट गियर? फाइट गियर, क्योंकि मुझे लगता है कि फेरन से मैंने परसों पहले सोचा था कि फेरन लगाऊंगा, लेकिन फेरन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं स्लो कर देता है, और फेरन मुझे लगता है कि ये है कि मतलब चलो रिलैक्स करो। तो क्योंकि फाइट मैं हमेशा होता हूँ कि हरी में आके मतलब खत्म करना है, तो उस टाइम पे फेरन लगाना वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, और उससे वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ,
अब कागड़ी हाँ, हम कागड़ी चाहिए, अब खत्म। ओके, तो रिलैक्स। UFC ड्रीम और डेस्टिनी? डेस्टिनी। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट बेल्ट और UFC? बोथ। इंशाल्लाह। काफी अच्छा लगा आपसे बात Thank you. करके, बहुत शुक्रिया आपने Thank you. अपना वक्त दिया। थैंक यू।